एक शब्द है रिसर्च और मार्केट, जिससे हिंदी साहित्य को एलर्जी है। हालांकि बिकना सब चाहते हैं, बिकने के लिए सब तैयार हैं, बेचैन है। सबसे अधिक धर्म ही पढ़ा जाता रहा है, धर्म ही पढ़ा जा रहा है और धर्म ही पढ़ा जाएगा। कोई भी किताब सही मायनों में बेस्ट सेलर तभी हो सकती है जब उसका अनुवाद होता है। बहुत बड़ी खेमेबंदी हिंदी जगत में चलती है, और विशेषकर प्रकाशकों के साथ उनके संबंध, जो अंतर संबंध है उसको लेकर। इन्होंने एक सर्कल बना के, चूंकि पदों में आ गए, एक सर्कल को बना के गोरा सा बना, चलो मैं तुम्हारे को कहता हूँ शाबाश, तुम मुझे कहना शाबाश, तुम्हें हम देंगे अवार्ड। यही कारण है कि आज भी हिंदी के अमेजोन पे चले जाइए, हम लोग रहे ना रहे, नए लेखक रहे ना रहे, प्रेमचंद की कोई एक किताब टॉप 100 में रहती है। उस पीढ़ी को काफी हद तक साहित्यकारों को खत्म करने का प्रयास किया गया, और ये हिंदी के लोगों के द्वारा ही किया गया। कोख जिहाद शब्द भी पढ़ा आजकल, वो भी सही ही लगता है, जो भी हो, पर मुझे लगता है कि किसी समाज पर इससे बड़ा दाग नहीं लग सकता। एक 18-20 साल की लड़की को प्रेम जैसे पवित्र भाव में छल करके। आने वाले वक्त की हिंदी, आज के समय की हिंदी कैसी होगी? तो मुझे लगता है कि आज हमारे साथ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस आशंका को दूर करने का एक प्रयास है कि आने वाली हिंदी का जो भविष्य है वो बहुत सुखद है। मुझे मासूम गाजियाबादी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, और मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो हमारे बीच में 3 ऐसे लोग हैं जो न केवल अपने घर, परिवार, गांव, समाज, बल्कि हिंदी का नाम रोशन करें। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए ज़रूर होनी चाहिए। हम जिस विषय पर यहाँ बैठे हैं वो है जागरण की जो एक बेस्ट सेलर की एक सूची आती, कल भी एक सूची आई है। 2016 में ये प्रयास दैनिक जागरण ने शुरू किया। मैंने अनंत विजय जी से पूछा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या अवधारणा रही होगी इसको शुरू करने की। तो उन्होंने कहा कि चूँकि हिंदी का जो प्रकाशन, हिंदी की किताबें, हिंदी का पूरा वातावरण वो बहुत असंगठित था। हम चाहते थे कि उसको एक खांचे में बांधें, इसलिए नीलसन के साथ मिलकर हमने बेस्ट सेलर सूची प्रकाशित करनी शुरू की, और उसका परिणाम यह आया कि आज देश में ऐसे बहुत सारे और विशेषकर युवा लोग हैं जो अब हिंदी और लेखन में जाने पहचाने जाने लगे हैं। उनमें से 3 लोग हमारे बीच में हैं। मैं नवीन जी आपके साथ बात करना चाहूँगा। आपकी पुस्तक की भूमिका के पहले पेज की ही पंक्तियाँ उठाता हूँ। आप लिखते हैं कि हर कहानी के पीछे 2 और कहानी होती है, एक सोचने से लिखे जाने तक की कहानी, और एक लिखे जाने से छपने तक की कहानी। मुझे लगता है कि एक कहानी और होती है, वो है छपने से बिकने तक की कहानी। तो वो छपने से बिकने तक की कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ से बात शुरू करते हैं। आपकी इस बात से मुझे ध्यान आया कि एक चौथी भी स्टेज आई थी बीच में, जिसमें किताब अनाउंस होने से किताब छपने के बीच में हुआ। तो हुआ ये कि जब किताब अनाउंस हुई तो 200-250 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, और मुझे लगा कि कमाल हो गया भैया, मतलब एकदम पॉपुलर हो गया मैं डे 1 पे। और 250 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, और उसमें से जो है 99% लोगों ने मुझे अपनी कविताएं पढ़ने के लिए भेज दी इनबॉक्स में कि ये मेरी कविताएं पढ़ लीजिए। मैंने कहा मैं कविताएं नहीं पढ़ता। कहते मेरी पढ़िए, मैं इन सबसे अच्छा लिखता हूँ। तो ये सबका दावा था। खैर किताब आई थी 12 दिसंबर 2018 को, और 25 जनवरी 2019 को जागरण बेस्टसेलर का अनाउंसमेंट हुआ। ये किताब उस सूची में आई, करीब 18 दिन ही उस पूरे क्वार्टर में किताब थी। ये किताब उस सूची में आई, और इस किताब की सूची में आने के बाद एकदम से चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई। साहित्य में मैं नहीं जानता था किसी को, बस कुछ लिखने पढ़ने का शौक़ था, ब्लॉगिंग करता था, अपने ब्लॉग पे लिखा करता था। तो एक वही से एक पाठक वर्ग बना हुआ था, संभवतः वही पाठक वर्ग जो है मेरे साथ जुड़ा। जागरण बेस्टसेलर लिस्ट में नाम आने के बाद अचानक से जो है साहित्य में बहुत सारे लोग जुड़ने शुरू हुए, और वो एक दिन था, मुझे याद है 700 से ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक ही दिन में आ गई। और मुझे लगा कि कमाल है, अब ये 700 लोग मेरी किताब खरीदने वाले हैं, पर वैसा हुआ नहीं। वो 700 जो है वो कविता वाले ही थे अधिकतर। लेकिन जागरण बेस्टसेलर की वो जो सूची थी, उस सूची का सबसे बड़ा जो मुझे लाभ हुआ, उसने एक पहचान को तुरंत मल्टीप्लाई किया। यूजुअली क्या होता है कि आपकी किताब जब आती है, आपकी किताब को कुछ लोग पढ़ते हैं, पाठक उसकी बात करते हैं, बात करते हुए बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है।
तो मेरे जो पाठक ब्लॉग से बने थे उन्होंने बेस्टसेलर में ला दिया, और लाने के बाद एकदम से जो वो हाइप आती है, वो हाइप मुझे वहाँ से जागरण बेस्टसेलर से मिली। तो ये एक यात्रा मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार रही, और उसके बाद से कई चर्चाएं होती हैं इस लिस्ट को लेके पक्ष में विपक्ष में। लेकिन इंडस्ट्री का भी होने के नाते मैंने इस चीज़ को समझा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू हुआ जागरण की तरफ से, जहाँ से एक पारदर्शिता का प्रयास हुआ है, जहाँ से ये बताने का प्रयास किया गया है कि हिंदी में पाठक हैं, वो पढ़ते हैं। साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा एक शब्द है रिसर्च और मार्केट, जिससे हिंदी साहित्य को एलर्जी है। हालांकि बिकना सब चाहते हैं, बिकने के लिए सब तैयार हैं, बेचैन हैं। मेरे से मार्केट को गाली देने वाला हर आदमी पूछता है कि नवीन भाई कुछ मार्केटिंग टिप्स दे दो, लेकिन उसके बाद फेल हो जाता है तो फिर गालियाँ देनी शुरू कर देता है। तो पूछते सब हैं, लेकिन ये जो सूची है जिसमें आप कथा की बात करें, कथेतर की बात करें और कविता या अनुवाद जिसकी भी बात करें, ये एक टेस्ट आपको दिखाता है पूरे मार्केट का कि हिंदी का पाठक जो है वो क्या पढ़ रहा है, उसका टेस्ट कितना चेंज होता चला जा रहा है। तो उसका जो टेस्ट चेंज हो रहा है, उसका लायक कंटेंट क्या है भी कि नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज़ आया है। तो किताब छपने के बाद मैंने हिंदी के मार्केट को और उस तरीके से देखना शुरू किया, हिंदी के पाठकों को मैंने और स्टडी करना शुरू किया। जो बात अभी नवीन जी ने कही कि हिंदी के पाठक का टेस्ट भी समय समय पर चेंज होता है, हमारे बीच में आशुतोष जी हैं। 40 से ज़्यादा किताबें, 30 अनुवाद और 10 उनकी मौलिक किताबें। मुझे लगता है एक बार ज़ोरदार तालियां ज़रूर होनी चाहिए। भारतीय रेलवे में आप सेवारत हैं। मैं अभी आपकी कुछ किताबें और पिछले दिनों देख रहा था आशुतोष जी, तो पौराणिक पृष्ठभूमि को लेकर बहुत ज़्यादा आपने लिखा है, और मुझे लग रहा है कि हिंदी में बहुत ज़्यादा लिखा भी जा रहा है। तो ये अचानक बदलाव आया है या इसके पीछे भी कोई कारण है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद संवादी टीम का कि आपने यहाँ बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, पौराणिक साहित्य की जहाँ तक बात है, तो जो भी आप देखिए कि जो भी टिपिकल हिंदू फैमिलीज़ हैं, कम से कम उन सब में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो ये कि बच्चे के जन्म से लेकर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो उसको राम और कृष्ण की कहानियाँ जो हैं वो सुनाई जाती हैं। रामायण और महाभारत की कहानियाँ ही सुनकर वो बड़ा होता है। बाद में कछुए, बिल्ली और बंदर की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ जो हैं वो बाद में जुड़ती हैं। लेकिन शुरू में जो उसका संस्कार पड़ता है, जो उसके अंदर किसी भी तरह की संस्कृति का जो विकास होता है, वो इन्हीं कथाओं के बाद आधार पर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं भी चूँकि एक सामान्य हिंदू परिवार से आता हूँ, तो मुझे भी उन्हीं कहानियों को सुनाकर बड़ा किया गया। मैं भी वही सब साहित्य देखकर और पढ़कर बड़ा हुआ। तो ये जो पौराणिक साहित्य का जो पूरा मामला है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में चला जाता है, और इसी वजह से ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, नई परंपरा नहीं है। इसके ऊपर लिखने की शायद शुरुआत थोड़ा अब ज़्यादा होने लगी, आजकल लोग ज़्यादा लिखने लगे इस पर, लेकिन ये साहित्य जो है पढ़ा और लिखा पहले से भी जा रहा है। नहीं, मैं एक छोटा सा सबमिशन या आप उसको शायद बेहतर बता सकते हैं कि अब जो लिखा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर यतिन जी और मुन्ना भैया भी बैठे हैं। नरेंद्र कोहली जी ने बहुत कुछ लिखा पौराणिक उसको लेकर। अगर हम एक स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें आप कोई गिरावट देखते हैं क्या? बहुलता तो है, अधिकता तो है, लेकिन स्टैंडर्ड। ये आपने अच्छी बात कही। देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र कोहली जी का आपने नाम लिया, बहुत सम्मानीय नाम है। पौराणिक साहित्य में क्या चक्कर है कि इसको ना, इसमें मूल कथा को अगर आप, मूल ग्रंथ को अगर आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे, तो फिर अगर आप उसकी रीटेलिंग करते हैं, पुनर्कथन करते हैं किसी भी रूप में, तो वहाँ पर जो है साहित्य को किसी तरह की, या आपकी कथा को किसी तरह की क्षति पहुँच सकती है। ये अंग्रेज़ी के माध्यम से मैं ज़्यादा ट्रेंड देख रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ी में इस तरह की जो कहानियाँ हैं या इस तरह की किताबें हैं जो पौराणिक साहित्य पर आधारित हैं, वो ज़्यादा लिखी जा रही हैं। और मुझे एक कारण और ये लगता है कि जो अंग्रेज़ी पढ़ने वाला जो पाठक है, अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ने वाला जो पाठक है, वो शायद कहीं मूल संस्कृत से या उसके हिंदी अनुवाद से कटा हुआ है, थोड़ा दूर है, और इस वजह से उन्हें शायद बहुत सारी कहानियों का पता नहीं चलता। और अंग्रेज़ी के लेखक, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सभी अच्छा लिखते हैं, किताब में मेहनत लगती है, सब लोग
मेहनत से लिखते हैं, परिश्रम करते हैं, श्रम साध्य तो काम है ही किताब लिखना, लेकिन कहीं ना कहीं उन कहानियों में कुछ विकार शब्द जो है शायद ठीक रहेगा, वो देखने को मिलता है और कहानियाँ बदली हुई नज़र आती हैं जो मूल कथा से आपको बिल्कुल दूर ले जाती हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो भी पौराणिक कथाकार हैं, जो चाहे वो अंग्रेज़ी में लिखें चाहे हिंदी में लिखें, लेकिन मुझे लगता है कि मूल कहानी के साथ छेड़छाड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। वो उसका कुछ ट्रेंड इन दिनों देखने को मिलता है और वो हो सकता है कि लोकप्रियता अर्जित करने के लिए हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन या बेस्ट सेलर की सूची में आने के लिए भी हो सकता है। नहीं, बेस्ट सेलर की सूची अगर आप कहेंगे तो ये वाली जागरण वाली बेस्ट सेलर की सूची में ये तो बहुत प्रतिष्ठित और मुझे लगता है कि बहुत प्रामाणिक सूची है इसकी, बहुत, क्योंकि बहुत आप सर्वे करके बहुत ध्यान से, जागरण और नीलसन के साथ दोनों ही प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, तो इस सूची की आलोचना हो सकती है। देखिए, आलोचना किसी भी चीज़ की हो सकती है ना, लेकिन इस सूची की बात नहीं करूँगा, लेकिन कुल मिलाकर जो है जो नई किताबें आ रही हैं, मुझे उनमें ये ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिलता है कि कहानियाँ जो है वो मूल कथाओं से थोड़ी हटकर हैं, थोड़ी दूर हैं। मैं जब इस पैनल को देख रहा था तो बहुत स्मार्टली ये पैनल बनाया गया, एक बहुत अच्छा कंट्रास्ट है यहाँ पर। कंट्रास्ट ये कि नवीन जी हैं जो एडवर्टाइजिंग, पीआर और उसके महारथी हैं, हमारे बीच में सर्वेश जी हैं जो गोपालगंज से आते हैं, बहुत पीछे रहकर अपनी रचना धर्मिता में लगे हैं। मैं उनकी किताब का एक संदर्भ उठाता हूँ, उनकी किताब आई परत। मुझे लगता है कि जब लव जिहाद जैसी बातें उठनी भी या फिर बहुत धीमे धीमे फुसफुसाकर की जा रही थी, उस समय जिस साहस के साथ परत लव जिहाद की पृष्ठभूमि को उठाकर लिखा गया, वो एक बहुत साहसिक कार्य था। उसके बाद धर्म, लोक संस्कृति, इस पर बहुत बड़ा काम जो है वो सर्वेश जी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इसके साथ जोड़ते हुए, जो उन्होंने कहा कि मूल जो गाथा है उससे कई बार हट भी जाता है, तो क्या उसकी जो पवित्रता है, जो ध्येय है, उससे कई बार लेकर हटता है? आपके विचार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हेलो, मैं ये मानता हूँ कि इस देश में आज 500 साल पहले, 1000 साल पहले या आज से 500 साल बाद, बेस्ट सेलर नहीं कहूँगा, ये थोड़ा अलग साउंड करता है, लेकिन सबसे अधिक धर्म ही पढ़ा जाता रहा है, धर्म ही पढ़ा जा रहा है और धर्म ही पढ़ा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रगतिशीलता के 1000 नारों के बीच दिल्ली बुक फेयर में सबसे अधिक रामचरितमानस बिकी। क्या बात है। तो ये सच है, इसको आप नकार नहीं सकते। और अगर धार्मिक किताबों से बाहर भी निकलें, आप प्रेमचंद को पढ़ें तो उनका पहला उपन्यास है सेवा सदन। उसमें एक दृश्य है, उसकी नायिका है शांता और वो ट्रेन से जा रही है। वो ऐसी लड़की है जिसके विवाह के समय ही दोनों पक्षों में मतभेद हो जाता है और उसकी विदाई नहीं होती, बारात लौट जाती है और वो 8-10 वर्षों के बाद बिना बुलाए पति के यहाँ जा रही है। मतलब एकदम पीड़ित कैरेक्टर है। और उससे ट्रेन में एक अंग्रेज लड़की पूछती है कि तुम लोग कैसे विवाह कर लेते हो बिना किसी को देखे, बिना प्रेम के? तो वो पीड़ित लड़की कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि प्रेम पीछे चलता है, हमारे यहाँ धर्म आगे चलता है, हमारा प्रेम उसके पीछे पीछे चलता है। ये प्रेमचंद कह रहे हैं अपने पहले उपन्यास में। और प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है गोदान। गोदान में एक दृश्य है कि होरी के बैल खोल के लेके जा रहा है भोला, और जब उस उपन्यास के विलेन है पंडित दत्तातीन, और दत्तातीन को पता चलता है कि होरी के बैल भोला खोल के ले जा रहा है, तो लाठी लेके पहुंचते हैं कि कैसे खोल ले जाता है। अगर आप उस परिस्थिति को देखेंगे तो तीनों लोग वहां विलेन हैं परिस्थिति के हिसाब से। भोला जो है वो बुढ़ापे में पैसा दिया है होरी को कि मेरा विवाह करा दो, ये भी गलत बात है। होरी उससे पैसा खाया है झूठ बोल के कि तोर विवाह करा दे, वो भी गलत है। और दातातीन तो है ही विलेन, लेकिन दातातीन पहुंच के भोला को रोकते हैं कि अरे कैसे ले जा रहा तुम? तो वो डर के कहता है कि अरे यही तो दिए हैं, हम अपने मन से नहीं ले जा रहे हैं। तो वो डांट के कहता है कि हमको पता नहीं है, खेती के दिन में किसान अपना बैल किसी को देता है, तो नहीं आप इनसे पूछ लीजिए ना। तो होरी कहते हैं, वो पूछते हैं होरी से कि तुमने दिया बैल? तो होरी कहता है कि मैंने कहा कि तुम्हारा धर्म कहता हो तो ले जाओ। तो वो विलेन जो है
वो कहता है कि अब क्या करें, अब जब तुमने उसके धर्म पर बात छोड़ दी तो उसका धर्म वो तय करेगा। ये प्रेमचंद अपने अंतिम उपन्यास में 3 विलेन लोग हैं, वो इस तरह से डटे हुए हैं धर्म पर। यही कारण है कि आज भी हिंदी के अमेजोन पे चले जाइए, हम लोग रहे ना रहे, नए लेखक रहे ना रहे, प्रेमचंद की कोई एक किताब टॉप 100 में रहती है। इसके अलावे भी प्रेमचंद का कोई उपन्यास देखिए, उसका जो मेन कैरेक्टर होगा वो विशुद्ध धार्मिक होगा और भारतीय दृष्टिकोण से धार्मिक होगा, बाहर वाला धर्म नहीं। वो चाहे सूरदास हो, रंगभूमि का सूरदास हो, या कोई भी उनके किसी भी उपन्यास में रेणु पढ़े जाते हैं क्योंकि उनके मैला आंचल का वो बूढ़ा बावनदास हो या बालदेव चौधरी हो। प्रतिपरी कथा पढ़ी जाती है क्योंकि वो जितेंद्र नाथ मिश्रा है, विशुद्ध धार्मिक है, एकदम भारतीय जो धर्म दर्शन है उसको एकदम पालन करने वाले लोग हैं। वही कल पढ़ा जाता था, वही आज पढ़ा जाता है, वही आज से 1000 साल बाद पढ़ा जाएगा। बीच में जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो करें। सच यही है, ये देश नहीं स्वीकार करेगा किसी और भाव को। और इसकी हाइट ये है कि कुछ लोग जो धार्मिक कथाओं को बिगाड़ के लिखते हैं उनको भी भरम में हम पढ़ लेते हैं, उनको भी बेस्ट सेलर बना देते हैं। ये हाइट है मतलब हमारे धर्म से जुड़े होने का। परत पर अगर आप कुछ कहना चाहें। परत, लफ्ज़े हाथ, कुछ लोग उस बीमारी को लफ्ज़े हाथ कहते हैं। कई जगह मैंने कोख जेहाद शब्द भी पढ़ा आजकल, वो भी सही ही लगता है, जो भी हो। पर मुझे लगता है कि किसी समाज पर इससे बड़ा दाग नहीं लग सकता। एक 18-20 साल की लड़की को प्रेम जैसे पवित्र भाव में छल करके और फंसा के और उसकी, और पता नहीं लोग क्यों डरते हैं। मैं कल आ रहा था यहाँ तो मैंने देखा एक न्यूज़ होगी गूगल पर, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो लड़की यहीं हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से 40-50 किलोमीटर की है। कोई चाहत नाम की बच्ची, मुजफ्फरनगर की घटना है। आज से 4-5 दिन पहले एक आदमी बोरे में कोई सामान लेके नदी में फेंकने जाता है। पुलिस देखती है, पुलिस को लगता है कि बोरे में सेकुलरिज्म कसा हुआ है, लेकिन जब रोकता है तो उसमें लाश दिखती है एक लड़की की। और फिर पता चलता है कि वो अरबाज भाई हैं, 6 महीना पहले किसी चाहत नाम की लड़की को फंसाए थे और 6 महीना में उनका पूरा हो गया सब कुछ, तो उसको काट के बोरे में कस के और नदी में फेंकने जा रहे थे। इसके बाद भी अगर हिंदी का साहित्यिक समाज नहीं बोल रहा है, हम आप नहीं बोल रहे हैं, तो हम और कुछ भी हों, साहित्यकार तो नहीं है। एक बहुत बड़ी बात सर्वेश जी ने कही कि हिंदी का साहित्य समाज अगर ये बोल नहीं रहा है तो वो साहित्यकार नहीं हो सकता। मैं एक लेख नवीन जी का पढ़ रहा था, वहाँ ये बात करते हैं कि किस तरह से एक बहुत बड़ी खेमेबंदी हिंदी जगत में चलती है, और विशेषकर प्रकाशकों के साथ उनके संबंध, जो अंतर संबंध है उसको लेकर, कि उन्होंने एक गोल दायरा बना लिया है, गोल घेरा बना लिया है, बस उसी में घूमना है। चूँकि नवीन जी प्रकाशन से जुड़े रहे हैं और बड़े अच्छे पब्लिकेशन हाउसेस के साथ जुड़े रहे, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रकाश आप इस पर जरूर डालिए, क्योंकि नए जो लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको ये स्थिति क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, स्पष्ट होनी बहुत ज़रूरी है कि इसमें घुसे तो कितना घुसे और नहीं घुसे तो कैसे काम होगा। नहीं, अगर किसी को लिखना है तो घुसना तो चाहिए ही। आप घुसेंगे नहीं तो चेंज कैसे करेंगे? मेरा ये, और ये अब मैं एक राइटर की तरह बात कम करूँगा, ज़्यादा आपको मैं ये ऑब्जर्वर जो मैंने बाहर से इंडस्ट्री को देखा है, अंग्रेजी की दुनिया में ज़्यादा रहा, एकेडमिक पब्लिशिंग में रहा, ट्रेड पब्लिशिंग में रहा, वहाँ पर जिस तरह से काम होता है वो तुलनात्मक रूप से बहुत प्रोफेशनल है। हिंदी में मुझे जो समझ में आया कि पिछले हमसे जो ठीक पहले की जो पीढ़ी रही, उस पीढ़ी को काफ़ी हद तक साहित्यकारों को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, और ये हिंदी के लोगों के द्वारा ही किया गया। मैं नाम तो क्या रहे, लेकिन 2 लोग मुझे ऐसा दिखता है जब मैं हिंदी साहित्य में और जब लोगों से बात करता हूँ, 2 लोगों ने, एक ने औसत किस्म के लोगों को अकादमिक जगहों पर बिठाया और एक ने व्यभिचार को फैलाया। ये 2 लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया कि इसमें औसत किस्म के लोग आए, और चूंकि ये दुनिया नहीं जानते हैं, इनको एक विचारधारा दी गई कि नहीं, अगर तुम लेखक हो तो तुम्हें ऐसा ही सोचना पड़ेगा। तो ऐसा ही सोचना पड़ेगा में जो अभी सर्वेश बात कर रहे हैं कि ये दोनों पक्षों की बात ही नहीं करना चाहते, तो वो ऐसा ही सोचना है, और एक ग्रांट मुझे मिल जाएगा। इस ग्रांट की अपेक्षा के अंदर जो है उन्होंने क्या किया, एक ही तरह का लिखना शुरू किया। वो लिखे से पाठकों का कहीं भी किसी तरह का कोई कनेक्शन हुआ ही नहीं, पाठक जुड़ ही नहीं पाया। क्यों सर्वेश जो है बात अभी कर रहे हैं प्रेमचंद की,
सर्वेश नहीं बीच में किसी की बात कर पा रहे हैं। पटना में एक बार मुझसे पूछा गया कि आप कालजयी कब होंगे, कालजयी कब होता है मरने के बाद। UR अनंत मूर्ति का नाम सुना है किसी ने? जिंदा थे तभी सुना था ना, अंग्रेजी में नहीं लिखते थे, ट्रांसलेट हुए थे। आपने कितने अंग्रेजी के ऐसे राइटर्स को, कितने ऐसे साउथ के राइटर्स का, मराठी राइटर्स का नाम सुना है? विश्वास पाटिल इतना बिकते हैं, आपने कितने लोगों का नाम सुना है? अगर वो अपनी भाषा में लिखकर इतने सफल हो सकते हैं तो हिंदी का राइटर वो 300 के दायरे में क्यों घूमता है? तो यहां पर यह तय किया गया कि अगर तुम किताब छपवाओगे तो मैं लिखूंगा कि ये योग्य है तो इसकी किताब छपे, सर्वेश योग्य है इसकी किताब छापो, नवीन की किताब मत छापो। अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक सर्कल बना के, चूंकि पदों में आ गए, एक सर्कल को बना के गोरा सा बना, चलो मैं तुम्हारे को कहता हूँ शाबाश, तुम मुझे कहना शाबाश, तुम्हें हम देंगे अवार्ड। और ये दुर्भाग्य है हिंदी का कि जिसमें ये इंडस्ट्री खत्म होती चली गई। हिंदी के पाठक हिंदी पढ़ना चाहते हैं, अनुवाद का भी यहाँ श्रेणी होती है। आप अनुवाद की श्रेणी में देखें कि कैसे माइथोलॉजी की किताबें आती हैं, पौराणिक कथाओं की किताबें आती हैं। नॉन फिक्शन के अंदर किताबें कितनी बिकती हैं हिंदी के अंदर ट्रांसलेटेड। देवदत्त पटनायक अंग्रेजी में बिकते हैं, देवदत्त पटनायक हिंदी में बिक जाते हैं। अमीश अंग्रेजी में बिकते हैं, अमीश हिंदी में बिक जाते हैं। अगर अमीश को 50,000 पाठक मिल सकता है एक किताब पे, तो आशुतोष को, नवीन को या सर्वेश को क्यों नहीं मिल सकता भाई? वो हिंदी का ही तो पाठक था ना। आपने उस पाठक तक चीज़ों को पहुंचने ही नहीं दिया, आपने उस पाठक को कहीं न कहीं घेरे रखा। दूसरा जो हिंदी में सबसे बड़ी समस्या मुझे नजर आती है प्रकाशकों की तरफ से है। हिंदी के प्रकाशकों की सोच बहुत छोटी है, वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं देख रहे हैं, वो आपको प्रोफेशनल होने भी नहीं देना चाहेंगे। लेखक से सबसे पहले उनका रिश्ता बनता है भैया और दीदी का। भैया और दीदी का रिश्ता नहीं बनाना, भैया मेरे घर में है, निभा लेंगे। आप मुझे ये बताओ कि मेरी किताब कितनी छपेगी, कितना पैसा मिलेगा। नहीं बिकेगी रॉयल्टी नहीं मिलेगी, बिकेगी रॉयल्टी मिलेगी। ये जो प्रोफेशनल अप्रोच है इसमें हम संकोच करते हैं। और चूंकि ये जो मैंने औसत की बात मुझे बार बार इसलिए लगती है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, और ये नहीं कि सब हैं, अधिकतर के साथ ये समस्या है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने विरोध किया तो हम छपेंगे ही नहीं इस प्रकाशक से। वो प्रकाशक के साथ मिले भी हैं, प्रकाशक से नाराज भी हैं। तो जहां तक ये समस्या आएगी हिंदी में वो विकास नहीं होगा। अब जब नए राइटर्स आए हैं, नए राइटर्स को असल में इस चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ी। सोशल मीडिया बीच में आ गया, सोशल मीडिया अब उस पर सवाल बार बार उठता है कि कचरा लिखा जा रहा है। आपको कैसे पता आपने कचरा नहीं लिखा है? आज तो पाठक आपको पढ़ता नहीं है, आपका नाम वो जानता नहीं, और आपने तय कर दिया कि मैंने महान लिखा था, तो मैं जो लिखता हूं वो महान है, तुम जो लिखते हो वो कचरा है। और अगर तुमने मेरे लिखे को कचरा कहा तो तुम्हारे को पढ़ने की समझ नहीं है। ये एक थॉट प्रोसेस पूरा बना दिया गया, इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। किसी भी चीज़ में, चाहे वो किताबें हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो। मैं एक टीवी का एग्जांपल देता हूँ, आप में से बहुतों को याद होगा, आईवा नाम का एक टीवी आता था पहले, उसका एड चला, आईवा आईवा आईवा। लोग कहते हैं मार्केटिंग से चीज़ें बिक जाती हैं। अरे मैं और प्रशांत हमसे पूछिए कैसे बिकता है? अरे मुश्किल हो जाती है यार, नहीं बिकता। जब तक आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, आपकी किताब नहीं बिकेगी, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। कोई कंटेंट मार्केटिंग इतना ही कर सकता है कि एक हाइप दे देगा कि ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, आपको उसका नाम पता लग जाएगा। जनता स्टोर जब आती है जागरण की बेस्ट सेलर में, तो ज़्यादा लोगों को नाम पता लगता है। लेकिन अगर उनको पढ़ के मज़ा नहीं आएगा तो वो 6 साल तक लगातार नहीं पढ़ी जाएगी, इसके आगे भी नहीं पढ़ी जाएगी। प्रेमचंद को पाठकों ने ही कहा है, प्रेमचंद के टाइम में तो जागरण बेस्ट सेलर लिस्ट नहीं थी, प्रेमचंद को पाठकों ने ही कहा है। तो पाठकों से जो जुड़ने वाला एक कनेक्शन है वो मुझे लग रहा है मिसिंग है। वो एक परिवर्तन यहाँ आया है। और जिसको भी ये चिंता रखती है कचरा है, कचरा हमेशा फिल्टर होता है, कचरा कभी आगे नहीं जाता, एक जगह के बाद खत्म हो जाएगा। तो साहित्य में अच्छा ही बचेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। प्रेमचंद के समय भी बहुत से लोगों ने लिखा होगा, कचरा ही लिखा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन बचे वही जिन्होंने अच्छा लिखा था, और आज भी वही बचेंगे जो अच्छा लिखेंगे। मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट बात यहाँ पर नवीन जी ने कही। वो एक जगह लिखते हैं कि प्रकाशक के साथ जो लेखक का रिश्ता है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि या तो वेम्पायर जैसा होना चाहिए, या प्रेमी प्रेमिका जैसा होना चाहिए, कि या तो खून पी लीजिए या फिर इतना अधिकार उस पर हो कि वो आपकी बात मान ले। अनुवाद की बात अभी अभी नवीन जी ने कही, और हमारे साथ यहाँ पर आशुतोष हैं। एक और बात बार बार हिंदी में उठाई जाती है कि अच्छा अनुवाद नहीं हो रहा है, अच्छा अनुवाद नहीं हो रहा है, या अनुवाद ज़्यादा पढ़ा नहीं जा रहा है। और
मुझे लगता है कि जो खेमेबंदी वाली बात या एक वरिष्ठता की और कनिष्ठता की बात नवीन ने कही, कहीं ना कहीं ऊपर से ऐसे आक्षेप ज़्यादा आते हैं। देखिए, अनुवाद की जहाँ तक बात है तो मैं आप लोग के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि कल जागरण की जो बेस्ट सेलर लिस्ट आई है उसमें बेस्ट सेलर्स में 2 अनुवाद जो हैं वो आशुतोष जी के हैं, तो इसलिए ये प्रश्न उनसे थोड़ा सा बनता है। शुक्रिया। देखिए, अनुवाद की जहाँ तक बात है तो आपने कहा कि अनुवाद या तो हो नहीं रहे हैं या पढ़े नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अनुवाद पढ़े नहीं जा रहे होते तो 2 बेस्ट सेलर की, मतलब आप अनुवाद की एक अलग से सूची निकालता है दैनिक जागरण, तो ऐसा नहीं है कि अनुवाद पढ़े नहीं जा रहे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी किताब, जो मेरा ये अपना निजी व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि कोई भी किताब सही मायनों में बेस्ट सेलर तभी हो सकती है जब उसका अनुवाद होता है और कई भाषाओं में होता है। देखिए, कोई भी लेखक एक ही भाषा में लिखता है किताब, लेकिन उसकी रीच या उसकी पहुंच जो है वो बड़ी सीमित होती है। जितने लोग उस भाषा को पढ़ सकते हैं वही लोग, उन्हीं लोगों तक वो किताब पहुंच पाती है। लेकिन अगर आप किसी किताब को वाकई सही मायनों में बेस्ट सेलर बनाना चाहते हैं, ग्लोबल बेस्ट सेलर या इंटरनेशनल बेस्ट सेलर या नेशनल बेस्ट सेलर भी, तो उसका अनुवाद बहुत ज़रूरी है। जब तक वो दूसरे प्रांतों में, दूसरी भाषाओं में जाएगी नहीं, तब तक वो कभी भी बेस्ट सेलर बन नहीं सकती। और यहाँ पर ये एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ, आपने अनुवाद की बात उठाई इसलिए मैं ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो हमें भारत को जो पिछला नोबेल प्राइज़ मिला साहित्य में, वो 1913 में मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को, और वो थी गीतांजलि। लेकिन अब मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं, वो एक अनुदित कृति थी, उसका अनुवाद किया गया था, क्योंकि गुरुदेव ने तो वो मूल रूप से बंगला में लिखी थी। ये केवल संयोग की बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो बंगला और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में सिद्धहस्त थे। ही वॉज इक्वली प्रोफिशिएंट। उन्होंने खुद ही उसका अनुवाद किया और फिर बाद में उसे नोबेल प्राइज़ के लिए सबमिट किया गया, क्योंकि नोबेल प्राइज़ के लिए ये जी उन्होंने उससे उन्होंने उसमें सहयोग लिया होगा। जी जी पूरी अच्छा, तो मान लीजिए, चलिए अगर उन्होंने, मैं आई स्टैंड करेक्टेड, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो थी तो अनुदित कृति। अगर वो नोबेल प्राइज़ के लिए या किसी पुरस्कार के लिए अगर कोई किताब सबमिट की जाती है, तो विदेशी पुरस्कार के लिए, किसी बड़े पुरस्कार के लिए, तो उसका अनुवाद ज़रूरी है। अगर वो बंगला में ही रह जाती तो शायद वो उस स्तर पर ना पहुंच पाती। यही स्थिति जो है रेत समाधि की है। अभी हाल में जो गीतांजलि श्री जी का उपन्यास है, जैसे अनुवाद किया गया, फिर बाद में अगर डेजी रॉकवेल ने उसका अनुवाद न किया होता तो वो शायद वो बुकर प्राइज़ के लिए न चुनी जाती। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अनुवाद का बड़ा महत्व है, और किताबों का जब तक अनुवाद नहीं होगा उनकी पहुंच नहीं बढ़ेगी। मैं सवाल थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूँ। आजकल आप सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पोस्ट डालिए कि हमें एक अनुवाद चाहिए हिंदी या इंग्लिश से, आप देखिए ज़रा कि आपका 1 घंटे 2 घंटे में वहाँ पर 500 लोग होंगे जो अनुवादक बनकर जो है वो तैयार बैठे होंगे। मैं यहाँ बात कर रहा था कि अनुवाद और बेहतर अनुवाद की, उसके लिए आप क्या कहना चाहें? देखिए, अनुवाद जो है, अनुवाद वही अच्छा है जो अनुवाद पढ़कर अनुवाद न लगे। तो इसलिए अनुवादक तो हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक और दिक्कत आ गई है आजकल, वो है लोग, टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए है, सहूलियत के लिए है, लेकिन आजकल AI का या गूगल का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत लोग गूगल ट्रांसलेशन की मदद लेकर अनुवाद कर रहे हैं। तो आप कर सकते हैं, तकनीक की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। कोई भी अनुवादक जो है वो शब्दकोश के बिना काम नहीं कर सकता। लेकिन मशीनी अनुवाद और इंसानी अनुवाद में एक फ़र्क ये है, संवेदना का, एक ह्यूमन टच होता है, वो मशीन आपको कभी नहीं दे सकती। मुझे लगता है कि आजकल थोड़ा सा जो अनुवाद हो रहा है उसमें मशीन का इस्तेमाल, गूगल का अनुवाद जो है वो, या उसकी मदद ज़्यादा ली जा रही है, और वो बहुत नज़र आता है, बहुत साफ़ आप किताबों में देख सकते हैं उसे। तो उससे बचना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप खुद जो अनुवाद करते हैं लोग, वो खुद अनुवाद करें उसका। और लेकिन ऐसा नहीं है कि अनुवादकों की कोई कमी है, लेकिन हाँ, ज़रूर एक फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत होगी शायद, और अगर वो फ़िल्टर लगाएंगे तो अच्छा अनुवाद आपको मिल सकता है।
नवीन जी कुछ एक छोटी सी चीज़ याद आ गई, अभी मीम एक चल रहा था मशीनी अनुवाद पे, सेंटेंस था से नो टू अल्कोहल, से नो टू अल्कोहल, और उसका अनुवाद जो निकल के आया, शराब को मना मत करो। तो ये जो बात अभी नवीन जी ने कही, ये गूगल ट्रांसलेशन का कमाल है ना। तो इस तरह की चीज़ें किताबों में आ रही हैं, तो उनसे बचना चाहिए। और प्रकाशक के यहाँ जो संपादक रहते हैं उनका भी कुछ नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि कहीं चूक हो जाती है अगर प्रकाशक के यहाँ या संपादक के स्तर पर, तो भी इस तरह की गलतियाँ जो है आपको देखने को खूब मिलेंगी। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, देखिए प्रकाशक और नैतिकता दोनों शब्द एक साथ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। सर्वेशी, अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया की बात आई थी। आप को कई बार ये लगता है कि सोशल मीडिया ने आपका भी बहुत साथ दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि उसी के कारण आज हर कोई लेखक और अनुवादक बना बैठा है। मैं आपका पक्ष उसमें जानना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया से ऊपर उठकर उस स्थान पर पहुँचना और एक अपने लेखन के बल पर वहाँ पर पहुँचना, दोनों के बारे में एक बार स्थिति इस पर। सोशल मीडिया के पहले जो लोग थे ऊपर, या मतलब इसकी क्या गारंटी है कि वो लोग भी कोई भी नहीं थे? सोशल मीडिया से हम कह रहे हैं ना कि कोई भी लेखक बन जाता है, उसके पहले वाले में भी तो कोई भी लोग थे ना, रहे होंगे ना। ये कोई भी कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा रहेगा। सोशल मीडिया से ठीक ठाक लोग भी आए हैं। अच्छा, कितना मतलब कितनी मजेदार बात है कि आज से 6 साल पहले ऊपर बैठे किसी एकदम प्रभावशाली व्यक्ति को कहना पड़ता है कि सोशल मीडिया में जो लिखा जा रहा है वो साहित्य नहीं है। नाम याद आ रहा है ना आपको? ये किसने कहा था? आज से 6-7 साल पहले, जब सोशल मीडिया का प्रभाव इतना नहीं था, तब आप डर गए थे। तो भैया, तुम 300 क्लब के भीतर हो, सर्टिफिकेट बांट रहे हो, बांटो, लेकिन मेरे गांव का एक भी आदमी तुम्हारा नाम नहीं जानता। ये तुम्हारे हिस्से का सच है, और तुम्हारे पास साहस नहीं है कि इसको स्वीकार करो। पर तुम्हारे हिस्से का सच यही है कि गोपालगंज में तुमको 4 आदमी नहीं जानते, और गोपालगंज वाला सर्विस देहरादून में आके बोल रहा है। ये किसी अखबार में इंटरव्यू छपा था मैत्रेयी पुष्पा जी का 6-7 साल पहले। हाँ, जो भी हो, अब उनको थोड़ा हम बिहार वालों से अधिक प्रेम है, और इसलिए मुझे उनका नाम याद है। वो कई बार और भी महिलाओं को लेके बोलती रहती हैं। तो पर ये कितनी बुरी बात है। आज से 6-7 साल पहले, जब हम लोग अभी नहीं उभरे थे, सोशल मीडिया से कोई नहीं उभरा था, तब आप खौफ में आ गए थे। तो भैया, पढ़ा वही जाएगा जो लोग की सुनेगा। मैं अपना अनुभव बताऊं, इसको अतिशयोक्ति मत मानिएगा। फेसबुक से, केवल फेसबुक से 2000 से अधिक लोग ऐसे मुझसे जुड़े हैं जो किसी भी समसामयिक मुद्दे पे इंतजार करते हैं कि मेरी बात सर्वेश लिखेगा। और अगर मैं चुप रह जाता हूं, किसी कारण समय नहीं मिलता और नहीं लिखता मैं, तो 100-150 मैसेज आते हैं, यार बाबा बोले काहे नहीं हो, और मुझे बताना पड़ता है कि हम समय नहीं था हमारे पास। ये लोक से जुड़ाव है, आम आदमी से जुड़ाव है। और आपने क्या किया? आप दिल्ली के किसी एयर कंडीशनर हॉल में बैठ के और बोल रहे हैं कि गांव ऐसा है, जैसे फतवा जारी कर रहे हो। वो आप कभी गांव में गए नहीं, आप वहां से बैठ के लिख रहे हैं कि गांव ऐसा है, और ये मान रहे हैं कि गांव में बैठा कोई सर्वेश मान ले कि हाँ गांव ऐसा ही है। ओ भैया, कैसे चलेगा? वही बात है जो इन्होंने कहा कि 300 क्लब के बाहर नहीं जाएंगे। वो एक 300 का ग्रुप है, वही लिखते हैं, वही पढ़ते हैं, वही पुरस्कार देते हैं, वही आलोचना करते हैं, वही पीठ थपथपाते हैं। लोक अपने शर्तों पर जीता है, लोक अपने शर्तों पर पढ़ेगा, लोक अपने शर्तों पर लोगों को याद रखेगा। सर्वेश को खारिज करोगे तब कोई सर्वेश जैसा दूसरा आएगा, उसको नहीं स्वीकार करोगे तो सर्वेश जैसा तीसरा आएगा। पढ़ा वही जाएगा जो आम आदमी की बात कर रहा हो। यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से, क्या, किस स्थिति में क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि आप कैसा लिख रहे हैं और अपने पाठक तक आप किस तरह से पहुँच रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे इशारा हो रहा है, इसलिए हम फ्लोर ओपन करते हैं। अच्छा, मैं नवीन जी ने वो फ्रेज उठाया था। हाँ बिल्कुल। जो इन्होंने सोशल मीडिया वाले ही बात की, तो प्रश्न ये है कि सोशल मीडिया के आने से पहले जो हिंदी में लेखक थे, इनको कितने लोग जानते हैं?
और ये एक सर्कल बना कुछ लोगों का जिन्होंने एक दूसरे को स्थापित करने की कोशिश की, और स्थापित करने में कंटेंट पीछे रह गया, कहानी पीछे रह गई, एक विचार और उसके साथ ये अपने खास लोगों को घोषित करना। तो 300 लोगों में ही तय हो जाता है, इसको अवार्ड दे दो, ये बेहतरीन साहित्यकार है। तो ये उस 300 के सर्कल की जो यहाँ पर चर्चा थी वो ये थी। किसान की एक बात थी, मैं बस एक बात ऐड कर दूँ इसमें। किसान की कहानियाँ भी जो लिखी जा रही हैं, किसान पूरा बदल गया है, लेकिन अभी भी हमें वो होरी से आगे कोई निकलने को तैयार नहीं है। राजस्थान की आपको एक वास्तविक घटना बताता हूँ, थोड़ा बहुत मैंने ग्राउंड पे काम किया हुआ है। किसानों के कर्जे माफ़ होते हैं, तो ऐसा ही एक पार्टी ने घोषणा की कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम कर्जा माफ़ कर देंगे। कर्जा माफ़ नहीं हुआ किसान का, कुछ का हुआ, एक का नहीं हुआ, आत्महत्या हो गई। और मैं चूँकि जिधर से जुड़ा हुआ था वहाँ से हम सरकार पे ही हमला करेंगे। तो जब मैं जांच करने पहुंचा कि असल मुद्दा क्या है, तो असल मुद्दा ये था कि किसान के ऊपर 10,000 का कर्जा था। घोषणा के बाद उसको समझ में आया कि बेटा 2 लाख का लोन उठा लो, ये तो माफ़ हो ही जाएगा। अब सरकार के प्लान में वो नहीं था। तो किसान वो नहीं है इतना सीधा कि आप जाइए और उसको काट के ले आइए, वो आपको काटने को तैयार बैठा है। किसान बदल गया है। उसने जो है ग्रेटर नोएडा में अपनी ज़मीनें बेची, फिर धरना दिया, दोबारा पैसा लिया और फिर धरना देने बैठ गया। किसान का वही बेटा उसके बाद आईफोन खरीदता है, फॉर्च्यूनर खरीदता है, हैंडगन खरीदता है, किसी को गोली मारता है, और किसान ने जितना पैसा कमाया था वो सारा पैसा केस में चला गया। और फिर हम कहते हैं किसान बेचारा ज़मीन खो के गरीब रह गया। तो किसान की सच्चाई ये भी है, लेकिन हम इस सच्चाई पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही जाएंगे वो जो 300 का क्लब जो एक नैरेटिव तैयार करने में बैठा हुआ है कि सब कुछ यही है जो हम कह रहे हैं, वो टूट जाएगा। तो प्रश्नोत्तर के लिए प्रस्तुत है मंच। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो यतीन्द्र जी। हम लोग बहुत बात करते हैं कि ये बेस्ट सेलर है और ये 300 का क्लब है, और सोशल मीडिया के पहले के लोग नए लोगों को दबाते हैं, फला बहुत सारी बातें। एक ये भी नैरेटिव समझने की बात है, इसमें नवीन ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं कि जिस समय रचनाकार लोग बने, उधर नवजागरण काल और प्रेमचंद और तमाम लोग, उस समय 24/7 एंटरटेनमेंट के माध्यम नहीं थे आपके पास। सिर्फ अखबार था, चंद पत्रिकाएं थी और चंद राजनीतिक मंच थे पत्रिकाओं के, जिनको आप पढ़ते थे। या बहुत लेट अर्ली 80s में जब दूरदर्शन आया तो सप्ताह में एक फिल्म का चित्रहार देखते थे और 2 फिल्में देखते थे आप संडे को, और बाद में बृहस्पति को भी शुरू हुई। तो लोगों के पास प्लेंटी ऑफ टाइम था साहित्य पढ़ने का, घरेलू लाइब्रेरी योजना में जाने का। आज सब कुछ बर्न आउट है। साहित्य तो छोड़िए, कल जो हीरोइन आई और जो फिल्म आई आज वो बासी हो जाती है, कोई देखना पसंद नहीं करता है। और सोशल मीडिया में इतना लद्दफद्द होकर के उसके फेवर और अगेंस्ट में इतनी पोस्ट आ जाती है कि लोगों का सारा चार्म ही खत्म हो जाता है। तो क्या ये इसने भी प्रभावित नहीं किया है? कंटेंट वेंटेंट पे तो हम लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा साहित्य एक मनोरंजन का भी माध्यम है, आपको आपके समय काटने का भी एक माध्यम है। पहले ज़माने में लोग मैगजीन लेकर के, अखबार लेकर के ट्रेन में चलते थे और रास्ता काटते थे, उसकी जगह नहीं बची। उसके लिए 24 घंटे 24/7 तमाम चैनल, रील सब है। इस पे भी तो देखिए। उसके बाद फिर ये बात करिए कि साहब फलाना कालजयी है और खाना फलाना बेकार है। एक सप्लीमेंट्री जोड़ देता हूँ। ये सोशल मीडिया क्या है और हम इसको सोशल क्यों कहते हैं? तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक ये क्या एंटी सोशल है क्या? मैं आप सबके सामने एक विचार छोड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप कहते हो टीवी वालों को, अखबार वालों को प्रिंट मीडिया कहते हो। ये भेदभाव क्यों करते हो कि उनको सोशल मीडिया कह देते हो, उनको भी इंटरनेट मीडिया कहो ना। मतलब ये बहुत विद्वत जन बैठे हैं यहाँ, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया नहीं, वो तो सबसे एंटी सोशल है। मैं दोनों प्रयास करता हूँ। मैं पहले यतीन्द्र जी, आपका जो सवाल था इसमें 2-3 पक्ष है, मतलब एक ही पक्ष पे बात नहीं हो सकती है। ये एक सच्चाई है कि 2 पब्लिशर आपस में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं। असल कॉन्टेस्ट जो है, ये कॉन्टेस्ट नेटफ्लिक्स के साथ है, ये फेसबुक के साथ है, जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपने जो डिस्ट्रैक्शन की बात कही है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जो आपने ही एक बात कही कि जो हीरोइन आज आई कल बासी हो जाएगी, जो आज वायरल हुआ है वो कल वायरल नहीं होगा, ये भी एक सच्चाई है। तो कंटेंट जो है ये हमेशा टिका रहेगा, और हर चीज़ जो नई आती है उसके लिए इंटरेस्ट है, आता है गिरता है। ये सोशल मीडिया का ही दौर है जिसमें कि किताबों की बिक्री दोबारा बढ़ी है।
उसी डिस्ट्रैक्शन के दौर में। तो जो कंटेंट है वो कनेक्ट करेगा, बीच में ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, ये कनेक्ट करेगा। तो जैसे ही मुझे जो सूचना चाहिए, अगर वो मुझे यूट्यूब की जगह किताब से मिलती है, मैं खुश हूँ किताब को पढ़ते हुए या इंटरनेट पे रिसर्च करते हुए। तो ये एक मुझे लगता है कि कंटेंट में कमी आई है। एक और फैक्टर है जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, काफ़ी समय से, और ये हिंदी की समस्या भी हम मानते हैं, हिंदी रोजगार की भाषा बची नहीं है, तो इसकी वजह से हिंदी पढ़ा कोई नहीं रहा। मैं मेरी जो घरेलू सहायिका है उसको मैसेज देवनागरी में भेजता हूँ कि दीदी कल मैं नहीं रहूँगा, आप मत आना, और वो मुझे रोमन में टाइप करती है ओके भैया, वो रोमन में पूरा सेंटेंस लिखती है। तो हर इनकम ग्रुप के अंदर, पहले हिंदी को नीचे ही माना गया, अब नीचे के इनकम ग्रुप में भी इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया गया है रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आप समस्या देखें, इस पूरी पीढ़ी की समस्या क्या हो गई है, और चूंकि मैं बहुत इंटरव्यूज लेता था, मार्केटिंग हेड था, तो मैंने एक समस्या देखी कि ना तो अब इन बच्चों को हिंदी ठीक से पढ़नी और समझनी आती है, ना इनको अंग्रेजी आती है। अब इनको जब आप किताबें दे देंगे तो इनको समझ ही नहीं आ रहा, ना वो अंग्रेजी पढ़ पा रहे हैं ना हिंदी पढ़ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक समस्या जो है ये भी बहुत बड़ी उत्पन्न हुई। तो उनको वो जो रील में औसत सा कुछ दिखता है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। तो एक एजुकेशन सिस्टम को भी शायद थोड़ा सा वर्कआउट किया जाए तो हो जाएगा। अनंत सर की जो बात है, सोशल मीडिया संभवतः इसलिए क्योंकि प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, इसमें पहली बार में आप डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते, ये एक तरफा चलता है। बाद में पाठक कभी चिट्ठी लिखेगा तो आपको जवाब देगा। सोशल में वो कोशिश थी कि आप अनजान लोगों से कनेक्ट कर जाएं, दो तरफा संवाद हो जाए। ये मेरा अजम्पशन है, इसका कोई ये फैक्ट आंसर है मुझे नहीं पता, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। आपने कहा उसी से जवाब सूझा मुझे कि संभवतः इसलिए इसका नाम सोशल मीडिया दिया गया। और एंटी सोशल नहीं मानता मैं इसको, ये हर तरह के सेगमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान है, तो सोशल मीडिया का नुकसान भी होगा तो फ़ायदा भी होगा। बीइंग अ टीम, मैं यतिन जी एक सबमिशन देना चाह रहा था। हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो जनरेशन है, जो ये पीढ़ी है, वो क्यूरियस तो बहुत है, जानना बहुत चाहती है। कल एक गुलजार पर जो सत्र आपका था हमने सुना, आपने 20 साल लगा दिए। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँगा, मैं कितने भी घंटे की रिसर्च कर लूँगा गूगल से, मुझे वो कंटेंट नहीं मिल सकता जो यतीन्द्र जी की किताब में से मिल सकता है, उससे नहीं मिल सकता। तो अगर ये वाली पीढ़ी को सीखना जानना चाहती है तो उसे इस तरह के रिसर्च वर्क, इस तरह की किताबों की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है वही हमारी कमाई है सबसे बड़ी। दो चीज़ें, एक तो जो अभी अनंत जी ने कहा कि सोशल मीडिया क्यों है, क्या बाकी नहीं, प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। तो ये है कि एक चीज़, एक आदमी को पसंद करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि मैं दूसरे आदमी को नापसंद कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के आने से ये कतई नहीं है कि बाकी दो मीडियम्स एंटी सोशल हो गए हैं। इसके पीछे का इतिहास है वगैरह वगैरह, उसमें नहीं जानेंगे अभी हम। आशुतोष जी, आपसे मेरा सवाल है, आप जब पौराणिक कथाओं पर आधारित जब मूल किताब लिखते हैं तब, और पौराणिक कथाओं पर आधारित जब अनुवाद करते हैं तब, इन दोनों के बीच में किस तरह से एक तो अंतर करते हैं, और वो क्या चीज़ें हैं जो अनुवाद को ख़ास बनाती हैं, जो मुझे लगे पढ़ते हुए कि अनुवाद नहीं है। और जब कभी हम किसी शब्द पर आकर अटकते होंगे और मुझे उसका एग्जैक्ट अर्थ नहीं मिल रहा होगा, तब मैं किस तरह के शब्द से काम चलाऊं कि वो अनुदित न लगे। पहला सवाल आपका कि जब मूल रूप से लिखा जाता है और अनुवाद, उसमें बेसिकली क्या अंतर है या कैसे किया जाता है वो। तो देखिए, मैं जब अपनी किताबें लिखता हूँ, जब मैं अपना मौलिक लेखन करता हूँ, तो मैंने जैसे अपने पहले वाले सवाल में भी एक बात कही थी कि हमें जो मूल पाठ है, जो मूल ग्रंथ है, उसका अध्ययन बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि दूसरे लेखक या बाकी लोग क्या करते हैं, और दूसरे के काम पर मैं टिप्पणी करना ज़्यादा पसंद भी नहीं करता। तो मैं अपने काम तक सीमित रहता हूँ, और मैं अपना काम कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो वो ये है कि पौराणिक साहित्य की जब भी बात आती है तो मैं संस्कृत तो मुझे नहीं आती, इसका मुझे दुख है कि मुझे संस्कृत नहीं आती, तो मैं हिंदी अनुवाद उसका पढ़ता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर के जो अनुवाद हैं वो ज़्यादातर सटीक और अच्छे हैं, और एक आम आदमी के लिए समझने के लिए पर्याप्त हैं। तो मैं उसका सहारा लेता हूँ। मैंने ज़्यादातर मूल ग्रंथ पढ़े हैं, और मेरी कोशिश ये रहती है कि ये बहुत जायज़ और स्वाभाविक सी बात है कि जब आप कोई उपन्यास लिखते हैं तो आपको नए पात्रों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपको कुछ सीन बनाने पड़ते हैं, कुछ डायलॉग्स लिखने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक कल्पना का पुट जो है वो ज़रूर आता है। लेकिन
मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जहाँ तक संभव हो सके मूल कथा से अलग ना हटूँ। तो जब ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं अपना मौलिक लेखन करता हूँ, मैं मूल कथा का बहुत ख्याल रखता हूँ, और मेरी आपको कहानियों में या उपन्यासों में जो आधार मिलेगा वो मूल कथा पर ही आधारित मिलेंगी। लेकिन ऐसा क्यों है कि आधुनिक रचनाकार को आज भी अपनी रचना लिखने के लिए पौराणिक कथाओं की जमीन पर जाना पड़ता है? तो क्या है जो आकर्षित करता है आधुनिक रचनाकार को कि उसको बाकी समस्याएं नहीं मिल रही हैं और वो पौराणिक कथाओं की तरफ उसकी जमीन पर जाकर अपनी रचना करना चाहिए? पौराणिक, अगर आपको साहित्य पर आधारित कोई उपन्यास लिखना है तो वो पुरानी ज़मीन पे तो जाना पड़ेगा आपको। उसके बिना आप जो है नई जो पुरानी जो नींव है, जो पहले से लिखा हुआ है, उसी पर आप आधारित कोई नया उपन्यास लिख रहे हैं। आप अपनी राम या कृष्ण की अगर कोई कहानी या किसी भी पौराणिक पात्र पर अगर आप कुछ लिखते हैं तो अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। वो आपको मूल कथा तो चाहिए, लेकिन उसमें कोई नया दृष्टिकोण, कोई नया एंगल, कोई नया पर्सपेक्टिव जो है वो जोड़ने की एक छूट मिल जाती है मौलिक लेखन में। लेकिन अनुवाद की जहाँ तक बात आपने कही, तो अनुवाद तो आपके पास मूल पुस्तक जो उपलब्ध है लेखक की लिखी हुई, आपको उसका अनुवाद करना है। अब उसने उसमें कितना जो है ईमानदार रहा है उसको लिखने के प्रति, वो देखना बतौर अनुवादक वो मेरा दायित्व नहीं है, क्योंकि अनुवाद का एक नियम है कि आप कुछ न छोड़ सकते हैं न जोड़ सकते हैं। तो आपको कुछ घटाने की, जोड़ने की अनुमति नहीं है। लेखक ने जो लिख दिया आपको उसका अनुवाद करना है। तो अनुवाद के मामले में मेरे पास वो छूट नहीं है। अगर मान लीजिए कोई मूल कथा से भटक रहा है तो मुझे उसका अनुवाद करना है, चाहे वो भारी मन से ही करना पड़े। हम बार बार कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य हैं, और ये बात आ रही है कि जब हमारे पास कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मूल से जब उसको हम नई जगह लिखा जा रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो जा रही है, और बच्चे तो जो उनको मिल रहा है वो उसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई कमेटी हो या आप जहाँ पर उसके साथ इतना अलग साहित्य को बिगाड़ दिया गया है और मार्केट में उपलब्ध है, ये आप सब जानते हैं, तो उस पर भी कुछ ऐसा चेक हो कि वो बच्चों तक, मतलब वो ऐसा छपे ही ना, चाहे वो हमारे कहाँ पे जहाँ पर भी संपादक से बात हो, जो भी हो। तो इसमें भी, इस दिशा में भी क्या किया जाए कि बच्चों तक जो एक चीज़ है वो गलत तरीके से जा रही है, हमने उसको, अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो उसको हम फिक्शन में ना लेके उसको हम आजकल देखिए, अगर राम का भी है तो चरित्र ही बदल दिया। तो इस पर भी मतलब आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है और कुछ ऐसा किया जाए, ये मेरी एक रिक्वेस्ट थी। थैंक यू। हाँ, आप ही के प्रश्न पर मैं था। मैंने 2-3 बार इशारा किया कि मैं इस पे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा उत्तर उसका मूल्य अधिक है, क्योंकि मैं सुदूर देहात से आता हूँ। अभी भी भारत का जो अंतिम व्यक्ति है उसका विश्वास अभी भी सबसे अधिक अखबार पर है, और इसके लिए आप अपने आप के लिए ताली बजा सकते हैं। भारत के अंतिम व्यक्ति को अभी भी मीडिया में सबसे अधिक भरोसा अखबार पर है, और इसका कारण भी है। जो मेरे उपन्यास का विषय जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, उस तरह की जितनी भी घटनाएं हुई होंगी वो किसी टीवी चैनल पे 90% घटनाएं नहीं दिखाई जाती, लेकिन 100% घटनाओं को अखबार कवर करता है। तो ये अखबार की ईमानदारी है, और शायद यही कारण है कि आप पर भरोसा है। वो मैम ने जो सवाल किया, अच्छा एक बात और, जो आपने 300 क्लब पे मेरी चिढ़ का मतलब वो एक चर्चा हुई थी। हाँ हाँ हाँ, है भी, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं कभी भरम में नहीं रहता, थोड़ा सा है भी। हाँ, एक घटना हुई, मतलब आप इसको सोचिए, एक घटना हुई, ट्रेन में एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने पीट के मार दिया कि ये एक मांस लेके जा रहा था। क्या नाम था उसका? अखलाक। वो उस तरह की इकलौती घटना थी, और उस पर इस देश में साल भर तक चर्चा हुई, और 130 करोड़ लोगों को अपराधी घोषित किया गया, और लेखकों ने किया, और वो अपने तरह की इकलौती घटना थी। और मजा ये कि जो लोग हम पर कह देते हैं कि हम लोगों में सहिष्णुता और ये चीजें कम हो गई हैं, ये पूरी दुनिया में शायद इकलौता अवसर होगा
कि सड़क पर उतरने वालों में 90% हिंदू थे। वो दूसरे लोग नहीं थे, जो मरा था उसकी जाति के लोग नहीं थे, जिन पे आरोप लगा था उसकी जाति के थे, वो हमारे घर के लोग थे, हमारे आंगन के लोग थे। ये और कहीं आपको नहीं दिखेगा पूरे विश्व में। ये हमारे लिबरल होने का लेवल है। लेकिन उस विषय पे अगर कोई बात कर देता है, जो घटना हर तीसरे दिन घट रही है, मैं आज बैठा हूं और आज ही एक घटना घट गई, कल अखबार में मैंने अभी जिक्र भी किया, और उस पे बोलने में आपको लगता है कि हमारे वैचारिक आका जो हैं वो नाराज हो जाएंगे और मेरी संभावनाएं आगे की क्षीण होने लगेंगी, आप चुप हो जाते हैं। भैया, इस संसार में सहिष्णुता हमसे शुरू होती है और हम ही पर खत्म हो जाती है। तो ये प्रश्न नहीं बनता। खैर, हो गया मेरा। हर हर महादेव। एक छोटी सी चीज सर, सर्वेश, बस एक सेंटेंस बस। बहुत सारे कार्यक्रमों के बाद अक्सर ऐसा हुआ है कि जब हम सभी पक्षों की बात करते हैं, बाहर निकल के आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि आप कम से कम खुल के कह रहे हैं, हिंदी में ये कह पाना मुश्किल है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप लोग भी आवाज़ उठानी शुरू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, मैम ने जो कहा, मैम आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि नए लोग जो आ रहे हैं, वास्तव में ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो मूल है उसको वैसे ही रखें, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ उन्हीं को पढ़ने वाली है। नैतिकता से जुड़ा प्रश्न है ना, आपकी अपनी नैतिक, लेखकों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है वो कि वो इस तरह की छेड़छाड़ ना करें किताबों से। बिल्कुल। तो नए लोग, लेकिन कल्पना, सोच, उसकी उड़ान बहुत ऊंची भी है और बहुत गहरी भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय हमें अब इस बात की अनुमति नहीं देगा कि हम इस चर्चा को बहुत आगे बढ़ाएं। यद्यपि बहुत उत्कर्ष पर, अपनी वैचारिकी पर ये चर्चा समाप्त हुई है। एक बार जोरदार तालियां दीजिए इतने शानदार विमर्श के लिए। और हिंदी की एक कहावत मैंने कहीं पढ़ी थी कि यदि मैं पुस्तक के लेखक से 1 घंटा बात कर लूं तो मैं पुस्तक ही ना पढूं। तो ये 1 घंटा हमारे लिए बहुत सार्थक, हालांकि मैं पुस्तक जरूर पढ़ूंगा। तो तालियां दीजिएगा जरूर। और बहुत बेहतरीन ये संवाद हुआ है। हमारे इन सभी पैनलिस्ट के सम्मान के लिए मैं सुमन सेमवाल जी से निवेदन करूंगा, मंच पर आएंगे और स्मृति चिन्ह देने की जो हमारी परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए आप मंच पर आए। सुमन सेमवाल जी, स्मृति चिन्ह देने के क्रम में सभी अतिथियों को क्रमशः आप प्रतीक चिन्ह दें और इस मंच से, इस सत्र पर हम उनको मंच से विदा करने से पूर्व ये स्मृति चिन्ह यहाँ भेंट करना चाहते हैं। और जिस बेबाक तरह से, जिस निर्विवाद तरह से चर्चा यहाँ संपन्न हुई, जिस नोट पर ये चर्चा यहाँ संपन्न हुई, सभी विशेषज्ञों की मंच पर विदाई लेने के बाद मैं उन्हें मंच पर निमंत्रण दूंगा। प्रतीक चिन्ह देने के बाद सुमन सेमवाल जी बहुत विशेष मुद्रा में सबको प्रतीक चिन्ह दे रहे हैं। बहुत बहुत अभिवादन सभी अतिथियों का। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी श्रोता यहाँ पर रहे, जिन्होंने भी इस सत्र का लाभ लिया, विचार मंथन में जिन सबने अपनी भागीदारी की, वो इस सत्र का भी अमृतपान उन्होंने अवश्य किया होगा। तो मैं चाहूँगा एक बार तालियां सभी विशेषज्ञों के लिए, ताकि वो मंच से बहुत सम्मान के साथ विदा ले सकें।